क्या ईरान इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे को मारना चाहता है? आखिरकार इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यह दावा क्यों किया? यह दावा कितना सच है? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा है या फिर सच में नेतन्याहू के बेटे को मारने के लिए ईरान ने अपने एजेंट भेजे? इन सब बातों का खुलासा इस वक्त क्यों हो रहा है? इन सब पर चर्चा करने के लिए एक बार फिर मैं आपके सामने मौजूद हूं। जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि इजरायल और ईरान की अदावत कितनी खतरनाक है और दोनों मुल्क एक दूसरे को धरती से मिटा देने की बात तक करते आए हैं। लेकिन बात केवल दो मुल्कों की नहीं, बल्कि दो मुल्कों के लोग, दो मुल्कों को चलाने वाले जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उनके परिवार की भी है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कहकर सनसनी फैला दी जब उन्होंने कहा कि ईरान के एजेंट उनके एक बेटे को मारने की साजिश कर रहे थे। और फिर बात चली कि आखिरकार इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के किस बेटे को ईरान मारना चाहता था? क्या सच में मारना चाहता था? और अगर मारना चाहता था तो कब, कहां, कैसे, जैसे दर्जनों सवाल उठने लगे। अब धीरे धीरे इन सब बातों का खुलासा हो रहा है, बहुत सारी जानकारी सामने आ रही है और उसके मुताबिक ये पता चला है कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दो बेटे, यायर नेतन्याहू और अवनेर नेतन्याहू में से जो बड़ा बेटा है यायर नेतन्याहू, उसे मारने के लिए ईरान ने साजिश रची थी। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि ये दावा प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने किया है और उनका कहना है कि सही समय पर इजरायली इंटेलिजेंस को ये जानकारी मिली और उसके बाद तुरंत ही उनके बेटे को सुरक्षित इजरायल वापस लाया गया। तो पहले हम इस बात की चर्चा करते हैं कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जो ये बात कही है, ये कितना गंभीर है, इसकी टाइमिंग को लेकर भी जो सवाल उठ रहे हैं, और क्या सच में ईरान ऐसा कर रहा है या फिर ईरान के नाम पर कहीं कुछ और राजनीति की जा रही है। यानी ईरान के टारगेट लिस्ट पर क्या सच में नेतन्याहू के बेटे हैं, और अगर हाँ तो फिर वैसी स्थिति में ईरान उसे मारना क्यों चाहता है? तो देखिए, पहली बात तो यह है कि हिंदी में कहावत है कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। अगर हमारी आपकी राजनीति ही नफरत की राजनीति होगी, अगर हम खुद युद्ध करने के लिए जाएंगे और जब हम युद्ध में दूसरों के बच्चों को मारेंगे, दूसरे देश के, दूसरे इलाके के लोगों को मारेंगे और उसमें बहुत से बेगुनाह लोग होंगे, तो इस बात की हमेशा आशंका बनी रहेगी कि आप भी इसके चपेट में आएंगे। ये बात तो सत्य है और दुनिया के किसी भी जंग में अगर आप देख लें तो ये चीज़ लागू होती है। यहाँ तक कि महाभारत में देखें कि कौरव और पांडव के युद्ध में अर्जुन का बेटा अभिमन्यु भी मारा गया था। तो युद्ध की कीमत तो हर पक्ष को चुकानी होती है। लेकिन यहाँ जिस तरीके से इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ये बात कह रहे हैं कि उनके बेटे को मारने की साजिश ईरान ने रची थी, और उस वक्त जो अब जानकारी आ रही है उसके मुताबिक उस वक्त इजरायल के प्रधानमंत्री का बेटा अमेरिका के फ्लोरिडा में, मियामी में रहता था। और कहा यह जा रहा है कि इजरायली इंटेलिजेंस ने कुछ ऐसे लोगों को वहाँ पर नोटिस किया जो ईरान के एजेंट थे और जो नेतन्याहू के बेटे के मूवमेंट को ट्रैक कर रहे थे। और जब ये जानकारी मिली तो तुरंत ही इमरजेंसी में यायर नेतन्याहू को वापस लाया गया और उनको इजराइल में रखा गया है। ये घटना कब की है? ये घटना है दिसंबर की। पिछले साल दिसंबर में ये सब घटना घटती है और उसके बाद उनको वापस लाया जाता है। अभी चल रहा है अगस्त का महीना। 8 महीने के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री इसके बारे में खुलासा करते हैं। और वो कब खुलासा कर रहे हैं? तब खुलासा कर रहे हैं जब ईरान के खिलाफ इजरायल और अमेरिका की जंग में प्रधानमंत्री नेतन्याहू और प्रेसिडेंट ट्रंप को वो नतीजे नहीं हो मिल पाए जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी। और ईरान जिस तरीके से इजरायल और अमेरिका के खिलाफ लड़ रहा था, उसकी वजह से इजरायल में भी जिस तरह का जन समर्थन नेतन्याहू एक्सपेक्ट कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे, वो जन समर्थन अभी नेतन्याहू को नहीं मिल रहा है। हम सब जानते हैं कि जैसे ट्रंप इस वक्त मिड टर्म चुनाव में, अक्टूबर में होने वाले चुनाव को लेकर फंसे हैं, वैसे ही इजरायल में भी चुनाव है। इजरायल में 27 अक्टूबर को पार्लियामेंट का चुनाव है
और उसके बाद तय होगा कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू अपनी गद्दी पर बने रहेंगे या फिर एक लंबे समय से जिस गद्दी पर वो बैठे हुए हैं वो गद्दी उनकी चली जाएगी। वैसे 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इजराइल पर हुए हमले के बाद से इजराइल के लोग लगातार ये सवाल उठा रहे थे कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि आखिरकार सुरक्षा में चूक कहाँ हुई। देखिए, एक तो जंग है, नेतन्याहू के जो सपोर्टर्स हैं वो लगातार ये बात कहते हैं कि नेतन्याहू ने इजराइल के लिए बहुत कुछ किया। उसने गाजा में लड़ाई लड़ी, उन्होंने जो है सो हमास को ख़त्म किया, हमास की टॉप लीडरशिप का सफाया किया। फिर लेबनान में हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह मारे गए, हिजबुल्लाह की भी कमर तोड़ी गई। उसके बाद हुती तक पे अटैक किया गया। सीरिया में भी जो है बशर अल असद की सरकार चली गई और इस वक्त जो सरकार है वो उस स्थिति में नहीं है कि इजराइल के लिए कोई बड़ा खतरा हो सके। और इन सब से अलग इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन ईरान पर हमला किया गया। ये बात प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनके समर्थक इजराइल में अपने लोगों को, अपनी जनता को बताते रहते हैं कि इसीलिए दोबारा से प्रधानमंत्री नेतन्याहू को जीतना चाहिए और उनको वोट मिलना चाहिए। तो राजनीति यहाँ तक है। लेकिन चूंकि इस बार जो लड़ाई हुई और इस बार की लड़ाई में जिस तरह से ईरान पर हमला किया गया और उस हमले के दरमियान हमने देखा कि जब 28 फरवरी को हमला हुआ तो उसमें ईरान के जो उस समय सुप्रीम लीडर थे अयतुल्लाह अली खमैनी, वो मारे गए। इसके अलावा उनके परिवार के कई जो सदस्य थे, जिसमें एक मुश्तबा खमनई जो इस वक्त सुप्रीम लीडर हैं, उनकी मासूम बच्ची थी, वो मारी गई। मुश्तबा की पत्नी मारी गई। आखिर ये सब तो सैनिक नहीं थे, परिवार के सदस्य थे। इन सबको निशाना बनाया गया। जब इन्हें निशाना बनाया जा रहा था उस वक्त इजराइल को बखूबी पता था कि अगर हम उस पर हमला करेंगे तो निर्दोष लोग भी मारे जाएंगे। और वही हुआ भी कि खमनई के परिवार के बहुत से ऐसे लोग, चाहे वो खमनई खुद भी बुजुर्ग थे, लेकिन इसके अलावा मान लीजिए कि वो सत्ता को लीड कर रहे थे, लेकिन उनके परिवार के जो बाकी सदस्य थे, खास करके बच्ची जो मुश्तबा खमनई की बच्ची थी या फिर उनकी पत्नी थी, जिनका इन सब से कोई लेना देना नहीं था, वो लोग भी मारे गए। तो जाहिर है कि ईरान में एक गुस्सा है। ईरान में गुस्सा ट्रंप के खिलाफ है, ईरान में गुस्सा नेतन्याहू के खिलाफ है। और जब उन्हें लगता है ईरानियन रिजीम को कि हमारे परिवार को भी नहीं बख्शा जा रहा है, तो वैसी स्थिति में ये संभावना हो सकती है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू या प्रेसिडेंट ट्रंप के परिवार को भी वो टारगेट करने की कोशिश करें। पिछले दिनों हम सब ने देखा कि किस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही कई बार कहा, और फिर जब वो टर्की में नाटो सम्मेलन में आए थे तो उस वक्त उनको इमरजेंसी में रेस्क्यू कराया गया था, ये कहकर कि ईरान उनको मारना चाहता है। अगेन उसका सोर्स क्या था? इजरायली इंटेलिजेंस। और इस वक्त जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि मेरे बेटे को ईरान मारना चाहता है, तो उसका भी सोर्स कौन है? इजरायली इंटेलिजेंस। यानी इजरायली इंटेलिजेंस ही बार बार ये कह रही है कि ईरान प्रेसिडेंट ट्रंप को मारना चाहता है, ईरान प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बेटे को मारना चाहता है। ऐसा नहीं है कि खतरा नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति पर दुनिया भर से खतरा है, प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर दुनिया भर से खतरा है, और इनके दुश्मनों की कमी नहीं है। ऐसी स्थिति में नेतन्याहू के बेटे टारगेट पर हो सकते हैं, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता हूं। लेकिन जिस तरीके से दिसंबर में हुई ये घटना, अभी अगस्त के लास्ट में इसका खुलासा हुआ है, जिस तरह से प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसकी चर्चा की है चुनाव से ठीक 2 महीने पहले, वैसी स्थिति में बहुत सारे सवाल ये आ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस वक्त एक सहानुभूति का वोट बटोरने के लिए अपने बेटे का नाम लिया जा रहा है। ये चर्चा इजराइल में काफ़ी है। इजराइल में जो विपक्षी गुट है वो भी लगातार ये बात सोच रहे हैं या चर्चा कर रहे हैं। इजराइल में बड़ी तादाद में लोग भी चर्चा कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सामने में चुनाव है इसलिए ये बात कही गई है। यानी कि अगर युद्ध काम नहीं आया या दूसरे और नैरेटिव काम नहीं आए तो आप सिंपैथी वोट लेना चाहते हो ताकि चुनाव में इसका फायदा हो। ये एक चुनावी राजनीति का हिस्सा हो सकता है, इससे इनकार आप नहीं कर सकते। दुनिया भर में ऐसा होता है। लेकिन बात फिर वहीं घूम कर आती है कि क्या युद्ध की कीमत अब नेताओं के परिवार को भी चुकाना पड़ सकता है? कम से कम दिखाई तो यही देता है। सद्दाम हुसैन के साथ यही हुआ, लीबिया के शासक गद्दाफी के साथ यही हुआ, या फिर बशर अल असद समय पर अगर नहीं भाग गए होते तो उनके साथ भी यही होता। और ठीक यही बात आती है कि
ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खamenei को जब निशाना बनाया गया तो उस वक्त उनके परिवार के जो बाकी और लोग थे, क्योंकि वो तो अपने घर में रह रहे थे, तो जब आपने उनको निशाना बनाया, उनके परिवार के लोगों को निशाना बनाया, तो जाहिर है कि बदले की कार्रवाई होगी। और वैसे में प्रधानमंत्री नेतन्याहू, उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू या उनके दोनों बेटे यायार नेतन्याहू और अवनीर नेतन्याहू, वो सब टारगेट पर हो सकते हैं और इसकी गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। वैसे भी IRGC की तरफ से ईरान में अलग अलग लीडरशिप की तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू उनके लिस्ट में है, टारगेट लिस्ट में है। ये अलग बात है। देखिए, एक होता है साजिश करना, एक होता है कोशिश करना और एक होता है कामयाब होना। तो ऐसा नहीं है कि IRGC की इच्छा नहीं होगी, ऐसा नहीं है कि ईरानियन एजेंट की इच्छा नहीं होगी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। तो दो बात है, एक तो उनकी किस्मत जो बच गए, या फिर कह सकते हैं कि उनकी सिक्योरिटी टीम की काबिलियत, जिनको सही समय पर मौके से पता चल जाता है और वो उन्हें बचा लेते हैं। जैसे कि नेतन्याहू के बेटे के मामले में जो बात सामने आई है, हालांकि आधिकारिक तौर पर बहुत सारी बातें नहीं कही गई है, लेकिन कहा यह गया कि जब वो अमेरिका के फ्लोरिडा में थे और मियामी में रह रहे थे, और जब उनकी सिक्योरिटी के लिए जो लोग थे उनको ये समझ में आया कि नेतन्याहू के बेटे को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है दिसंबर में, तो ठीक तुरंत ही उनको वहाँ से इवैक्यूएट करके इजराइल लाया गया। बल्कि अब तो यह कहा जा रहा है कि बल्कि इतने कम समय में उनको इजराइल लाया गया अमेरिका से कि अपना सामान तक वो लेकर नहीं आ पाए और वो सामान भी वहीं रह गया। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के जो दो बेटे हैं उसमें यायार नेतन्याहू बड़े बेटे हैं, 35 साल के करीब उनकी उम्र है। बाय प्रोफेशन वो आप कह सकते हैं कि सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर भी हैं और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं। वहीं दूसरी तरफ जो उनका दूसरा बेटा है अवनीर नेतन्याहू, वो इजराइल में ही है, 30-31 साल के हैं और वो एक सिक्योरिटी फर्म में काम करते हैं। बल्कि ईरान के साथ जब जंग हुई पिछले साल, तो उस वक्त उनकी सगाई थी, फिर शादी होनी थी, तो ईरान के साथ जंग की वजह से उन्होंने दो बार शादी अपनी टाली। शायद अब शादी हो गई है। तो देखा जाए तो किसी भी लीडर के परिवार को भी सुरक्षा घेरे में रहना पड़ता है और रहना चाहिए भी, लेकिन जिस तरीके से टारगेट करने की कोशिश हुई उसके बाद से ये सवाल बार बार उठने लगा है कि क्या अब जो दोनों पक्षों की जो लीडरशिप है, क्या वो महफूज नहीं है, क्या उनके परिवार के लोग महफूज नहीं हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप को निशाना बनाने की बात आ रही है, या फिर नेतन्याहू टारगेट पर हैं। और वहीं दूसरी तरफ ईरान के जो लीडरशिप है उससे तो लगातार इजराइल और अमेरिका टारगेट पर करने की कोशिश करता है। लेकिन हाँ, एक बात है, अगर इजराइल या अमेरिका ये एक्शन ईरान के खिलाफ लेता है कि वहाँ की लीडरशिप को टारगेट करता है, तो फिर उन्हें भी ये सोचना पड़ेगा कि उन्हें भी टारगेट किया जा सकता है। कम से कम IRGC और ईरान की जो दूसरी एजेंसियां हैं इसकी कोशिश जरूर करेगी, और हो सकता है कि उसी के तहत नेतन्याहू के बेटे को टारगेट करने की कोशिश हुई हो। हाँ, अभी सबसे बड़ा सवाल टाइमिंग को लेकर इसलिए भी है क्योंकि चर्चा इस बात की है कि इस बार प्रधानमंत्री नेतन्याहू को चुनाव में कड़ी टक्कर मिल रही है, और उसके तहत लगातार जो अपोजिशन गुट है वो अपोजिशन गुट उनसे सवाल जवाब कर रहा है कि आपने क्या कामयाबी हासिल की, क्या कामयाबी नहीं हासिल की। हालांकि मैं एक बात और भी बता दूं कि बहुत से एक्सपर्ट्स लगातार ये बात कहते हैं कि नेतन्याहू हार जाएंगे तो बहुत कुछ बदल जाएगा। मेरा मानना इसमें थोड़ा सा अलग है। देखिए, इजराइल की डोमेस्टिक पॉलिसी और इजराइल की जो विदेश नीति है उसमें बहुत अंतर है, तरीका अलग हो सकता है, लेकिन इजराइल में चाहे कोई भी प्रधानमंत्री बने, ईरान उसके लिए दुश्मन नंबर 1 रहेगा और हमेशा रहेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू हैं या फिर कल के दिन में कोई और प्रधानमंत्री बन जाते हैं। और आप इतिहास उठाकर देख लीजिए कि ईरान के खिलाफ जब ऑपरेशन हुए तो जिस समय नेतन्याहू नहीं थे उससे पहले भी अलग अलग किस्म के ऑपरेशन हुए। हाँ, ये बात है कि नेतन्याहू के कार्यकाल में इजराइल ने अपने फोर्स का एक्सेसिव इस्तेमाल किया। फिर चाहे वो हमास के हमले के बाद गजा में कार्रवाई हुई, वहाँ पर भी जब एयर स्ट्राइक की गई तो बहुत एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से काफ़ी संख्या में लोग मारे गए, और उसको लेकर इजराइल पर सवाल उठ रहा है। बल्कि इजराइल के जो महत्वपूर्ण सहयोगी हैं अमेरिका में या फिर यूरोपीय देशों में, वो सब भी इजराइल से दूरी बनाने लगे उसके बाद से। उसी तरह से लेबनान का मामला है। लेबनान को लेकर तो फ्रांस और इजराइल के बीच में एकदम 36 का आंकड़ा बन गया है। गजा में इस वक्त पीस बोर्ड के बनाने के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप तक और उनके दामाद कुशनर साहब भी लगातार नेतन्याहू पर दबाव डाल रहे हैं
कि भाई आप गजा को खाली करो ताकि हम वहाँ पर अपना रिजॉर्ट बना सकें। तो ये सब स्थिति है, लेकिन इन सब के बीच में एक बात तय है कि इजराइल में सरकार चाहे जिसकी भी हो, प्रधानमंत्री चाहे जो भी रहे, लेकिन इजराइल और ईरान के बीच की दुश्मनी खत्म नहीं होने वाली है और दोनों ही मुल्क तब तक एक दूसरे से लड़ते रहेंगे जब तक उसमें से कोई एक हाथ खड़े ना कर ले। रही बात तब तक नेताओं के परिवार को टारगेट करने का मसला, ये होना नहीं चाहिए लेकिन ये हो रहा है और चूंकि अभी इस समय इसकी चर्चा हो रही है इसलिए बहुत सारे लोग इसे चुनाव से जोड़कर देखते हैं। मेरा मानना यह है कि चुनाव को एक बार साइड भी अगर आप कर लें तो हमेशा से दोनों ही पक्ष की लीडरशिप और उनके परिवार निशाने पर थे। जब भी मौका मिला दूसरे पक्ष ने एक पक्ष के लीडर को, उसके परिवार को टारगेट किया और शायद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का परिवार भी यही वजह है कि टारगेट पर हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया।